हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हमारा 5 MCQs अ डे सीरीज का ये पार्ट 4 है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल व्हेन। एक पार्टनरशिप फर्म इलीगल कब कहलाएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब कोई पार्टनर एनिमी कंट्री का हो, इस्टेब्लिश की जाए अनलिमिटेड पीरियड के लिए, 7 पार्टनर्स हों, या रजिस्टर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री। यानी कोई जो पार्टनर है वो दुश्मन देश का है, तो तब इस स्थिति में पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल होगी। सो अ पार्टनरशिप हैज ए पार्टनर हु इज ऑफ अनदर कंट्री एंड इंडिया डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट दैट कंट्री। अगर इंडिया ने उस कंट्री के खिलाफ वार कर दिया जिस देश का वो पार्टनर है, देन ही बिकम्स एन एनिमी, तो वो भी एनिमी बन जाएगा। दस द बिजनेस बिकम अनलॉफुल। इस वजह से बिजनेस भी क्या माना जाएगा, वो अनलॉफुल यानी इलीगल माना जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, एनी लॉस दैट अराइजेस ड्यू टू बीइंग इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और जो भी लॉस अराइज होता है, तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा किस रेशियो में। जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनके बीच किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, बी कैपिटल रेशियो, एवरेज ऑफ बोथ रेशियो, या नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। व्हेन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस, जब किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त, बंद होने के वक्त, ही हैज़ टू पे द डेबिट बैलेंस, उसको बैलेंस चुकाना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस फर्म को अपना अकाउंट सेटल करने के लिए। पर इफ द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, यदि पार्टनर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ही इज अनेबल टू पे बैक द अमाउंट, वो अमाउंट नहीं चुका पाएगा जो उसे चुकाना चाहिए, सो ओन्ड बाय हिम टू द फर्म इन फुल, सो द अमाउंट नॉट पेड इज बेयर बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स, यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे उनके द्वारा बेयर किया जाएगा उस लॉस को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मुर्रे। Now the loss on account of insolvency of a partner is a capital loss। दोस्तों ये कैपिटल लॉस माना जाता है, which should be borne by the solvent partner। जैसे कि मैंने अभी बताया, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में बॉर्न किया जाएगा, स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नाउ थर्ड क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं कंपनी के, शुड बी शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑन, किस साइड दिखाए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के किस साइड दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनको दिखाया जाता है। देखिए, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, इनिशियल स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी ऐसे खर्चे हैं जो शुरुआती खर्चे हैं, शुरुआती पीरियड में करे जा रहे हैं, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कमेंस हुआ है, तब खर्चे किए जाने वाले खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दीज आर कंसिडर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी माना जाता है। और इनका जो, इन खर्चों का जो पार्ट है, इन जो एक्सपेंसेस हैं, इनका पार्ट डेबिट किया जाता है हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में, इसको एसेट साइड में दिखाया जाता है माय फ्रेंड्स। किस हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है, इसको मिससेलेनियस एसेट्स के अंदर या अदर एसेट्स के अंदर इनको दिखाया जाता है। एक्सप्लेनेशन और मैं बता देता हूँ कि क्या है एग्जांपल्स ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कंपनी शुरू करी तो उसमें कुछ खर्चा आया हुआ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने में, लोगों का कुछ एक्सपेंस खर्चा आया होगा, अमाउंट पेड किया गया होगा स्टैम्प ड्यूटीज़ के लिए, कंसल्टेशन चार्जेस होगा जब फॉर इनिशिएटिंग ए कंपनी। तो इस तरीके के जितने भी खर्चे हैं वो स्टार्टिंग में किए गए थे। ठीक है, पर हर साल इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, हर साल इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से दोस्तों डेबिट किया जाएगा, और बैलेंस शीट में इसको मिससेलेनियस हेडिंग के अंदर या अदर एसेट्स की हेडिंग के अंदर इसको दिखाया जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अमोर्टाइज्ड और रिटर्न ऑफ इन 5 ईयर्स, और 5 साल के अंदर अंदर इनको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको HUF भी कहा जाता है, ये गवर्न की जाती है किस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसको गवर्न किया जाता है।
तो हिंदू सक्सेशन एक्ट कौन सा एक्ट है वो दोस्तों? 1956। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है, इसलिए हमेशा इसको याद रखिए, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। HUF इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। HUF किसके द्वारा गवर्न की जाती है? हिंदू लॉ के द्वारा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है, ये ओन की जाती है या कैरिड की जाती है HUF के मेंबर्स के द्वारा ही, यानी HUF के मेंबर्स ही इस फैमिली को चलाते हैं और इसके मालिक होते हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पुरानी फॉर्म है और केवल पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? भारत के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। फीचर्स इसके बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई पर्सन ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। कैसे? जब वो बर्थ लेता है फैमिली के अंदर, जैसे ही जन्म लेगा कोई व्यक्ति, तो उस फैमिली का वो मेंबर, HUF बिजनेस का मेंबर वो तुरंत बन जाएगा। ये बात है। दूसरी चीज़, माइनर मेंबर्स, माइनर कैन बिकम फुल फ्लैश्ड मेंबर, माइनर भी मेंबर बन सकते हैं HUF के। ओनली मेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स नहीं होंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेंबर्स होंगे वो केवल मेल मेंबर्स होंगे। मैनेजमेंट इज डन बाय सीनियर मोस्ट मेंबर, मैनेजमेंट जो किया जाएगा वो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा फैमिली का, जिसको क्या कहा जाता है? कर्ता। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कर्ता क्या कौन है, तो वो कौन है? सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का। अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं। अदर मेंबर्स को क्या कहा जाता है? को पार्टनर्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कर्ता किसे कहते हैं या को पार्टनर्स किसे कहा जाता है। तो को पार्टनर्स अदर मेंबर्स को, और सीनियर मोस्ट मेंबर जो फैमिली का है उसको कर्ता कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू HUF। नाउ अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है दोस्तों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वेयरएज लाइबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी लाइबिलिटी होती है? टू द अमाउंट ऑफ देयर शेयर्स इन द प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी में उनका शेयर होगा उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी अदर मेंबर की। पर कर्ता की जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। राइट टू अकाउंट्स आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सारे मेंबर्स जो हैं इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस के अकाउंट्स को। नाउ परपेचुअलिटी की बात कर लेते हैं। परपेचुअलिटी क्या है? इट्स कंटिन्यूटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर्स, यानी कोई फैमिली मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इससे बिजनेस रुकेगा नहीं, बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कंट्रोल ले लेगी अपने हाथ में और बिजनेस जो है वो सदा के लिए चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज सेटअप इन इंडिया इन द ईयर। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो सेटअप किया गया था भारत में किस साल के अंदर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1977, यानी 1977 इसका राइट आंसर है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको IND-AS भी कहा जाता है, एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय कंपनीज इन इंडिया, भारत की कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं और इशूड अंडर द सुपरविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये यार याद रखना है बस आपको। नाउ कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको देखने हैं और इसके जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए देख लेते हैं। पहला, स्टॉक अकाउंट को क्या कहते हैं? इनमें से बताइए क्या कहते हैं। दूसरा, स्मॉल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन ए बुक कॉल्ड। स्मॉल पेमेंट्स को क्या कहा जाता है बुक के अंदर? तो दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, देखिए तभी मैं मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए अच्छी वीडियोस को और लेकर आऊँगा, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।